हाँ, तो बच्चों अभी हम लोग इसमें साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। देखो अगर ये हम बात करते हैं कि कोई भी एंगल है इस पॉइंट के रिप्रेजेंटिंग, ये अपना रेफरेंस होता है, ठीक है ना। ये रेफरेंस है क्यों? क्योंकि ये जीरो है, जीरो यहाँ मानते हैं। इसके बाद कोई भी पॉइंट है, इसको अगर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये एक एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो इस एंगल के लिए इस अल्टीट्यूड और इस बेस का साइन देख लो। यहाँ प्लस एक्स होता है, यहाँ पे प्लस वाई होता है, यहाँ पे माइनस एक्स होता है और यहाँ पे माइनस वाई होता है। तो इसमें ये प्लस है, ये प्लस है और हाइपोटेन्यूज को हमेशा प्लस लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि सभी प्लस हैं, तो कोई भी रेशियो जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें हम क्या कहेंगे कि ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, कोई भी रेशियो होगा दे आर गोइंग टू बी ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। ऑल पॉजिटिव होंगे। उसी तरीके से अगर कोई एंगल यहाँ पे है तो अगर इसको हम यहाँ से मिलाएं तो अब ये एंगल जो यहाँ से यहाँ है ये 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। तो इसके लिए जो अल्टीट्यूड की वैल्यू है ये क्या है, ये प्लस है, लेकिन बेस की वैल्यू क्या बन गई, नेगेटिव बन गई, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो अब वो सारे रेशियो जो कि अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज को इन्वॉल्व करके बनते हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और बेस और हाइपोटेन्यूज को मिलाने वाले या बेस या किसी में भी अगर बेस इन्वॉल्व है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ, आप बता सकते हो कि कौन इन्वॉल्व करता है अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज को, तो होता है साइन एंड कोसेकेंट। तो साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसेकेंट जो होते हैं ये जो है ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। ओनली दीस टू आर पॉजिटिव। थर्ड वाले में चले जाओ तो क्या होगा बच्चों, बोलो। थर्ड वाले में किसी भी एंगल के लिए ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। ये तो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है। तो अब जानते हो कि ये प्लस है, तो अब यहाँ पे जो बेस और हाइपोटेन्यूज को इन्वॉल्व करने वाले होंगे वही पॉजिटिव होंगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है कि बेस और अल्टीट्यूड को इन्वॉल्व करने वाले थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे वही पॉजिटिव होंगे और इस कैटेगरी में आता है टैंजेंट एंड कोटैंजेंट, ठीक है ना। टैंजेंट और कोटैंजेंट जो है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब जो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। और उसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मिल जाएगा कि बेस अब जो है इसमें कोई भी एंगल नहीं वैसे, तो अब आप दिखा सकते हो कि ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज प्लस है, ठीक है ना। बेस और हाइपोटेन्यूज अगर प्लस है तो इनके फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन एंड सीकेंड जो है ये पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखने के लिए ASTC रूल चलता है। ASTC फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्वाड्रेंट्स है और ये जो रूल है, रूल टू मेमोराइज आफ्टर रूल टू मेमोराइज साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में है ASTC रूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी ऑल फिर साइन को साइन फिर टैंजेंट फिर कॉस, ये होता है। और जो इनके इनवर्स होंगे वो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगी ही। तो ये पॉजिटिव होने का नियम है, रूल टू मेमोराइज फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन कोसेकेंट या सिर्फ साइन कहो, यहाँ पे टैन कहो और यहाँ पे कॉस कहो, ऑल साइन टैन कॉस। इस तरीके से याद रखा जाता है कि वैल्यू कैसे पॉजिटिव होगी इसकी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल है उसको इस्तेमाल करते हुए अगर हम बात करें कि भाई हमने बहुत सारी चीजें वर्कआउट करी हैं और उन सब चीजों को अगर ध्यान से देखा जाए तो एंगल किसी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कोई एंगल लगा हुआ उसके साथ कि उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो फिर हम क्वाड्रेंट डिसाइड करके फिर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा कि हम कैसे
साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बता पाए जब उसके साथ कोई एंगल लगा हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आपको बता पाए, या वैल्यू नहीं साइन बता पाए, साइन कितना है क्या है और किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइन पहले मान लो साइन 1085 डिग्री अगर देता है तो हम साइन 1085 को यहाँ लिख लेंगे साइन 1080 प्लस 5 डिग्री, और 1080 क्यों कर रहा है कि देखो ये 360 का 3 गुना है, यानी 3 रोटेशन कंप्लीट होने के बाद फिर 5 डिग्री और आगे बढ़ गया। तो ये जितने भी 360 के मल्टीपल होते हैं उनको हटा देते हैं, हटाने के बाद क्या बचेगा साइन 5, और 5 जो है 5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव की वजह से साइन पॉजिटिव हो गया। कॉट 472 ये जो है ये अगेन 440 जो है वो 4 into 360 है प्लस 32 है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 32 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा तो कॉट 32 ऑल पॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव हो गया। अब सेकेंड में 1555 डिग्री आया तो ये 440 प्लस में 115, 4 into 360 डिग्री 1440 और 115 करेंगे तो 1555 आ जाता है, और से 115 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में 115 डिग्री पड़ता है इसलिए नेगेटिव हो गया। और इसी तरीके से 2245 डिग्री tan का अगर हम देखें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 360 2160 होता है, 2160 प्लस 85 करेंगे तो tan 85 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है इसलिए भी पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का अगर किसी भी एंगल का साइन केवल बताना चाहें लगे हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ तो अपना ASTC रूल है, और उसके साथ साथ उस नंबर ऑफ रोटेशन कितना कंप्लीट किया है उसको देखते हुए क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे, और क्वाड्रेंट के बाद फट से उसकी हम साइन की पहचान कर लेंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव बस ये बता सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू बताने के लिए हम आगे की बात करेंगे, लेकिन इसका साइन तो हम आराम से बता ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आपको जो जानकारी अभी तक हमने दी है उसमें अब आगे बढ़ें और बताएं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यूज क्या होती हैं फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। और सबसे बड़ी बात तो ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के स्टैंडर्ड एंगल्स डिफाइन कैसे हुए। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, और ये बड़ा सवाल है इसलिए क्योंकि हम बोलते हैं कि अच्छा ये याद रखना है वैल्यूज को, लेकिन ये वैल्यूज बेसिक ट्रायंगल से डिफाइन हुए हैं, बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल से डिराइव हुए, इसीलिए हम लोग इनको शुरू में रटवाया जाता है हमें, लेकिन आपको इसका बेसिस पता होना चाहिए। तो ये अगला जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेसिस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें बोला है कि स्टैंडर्ड पहला एंगल कौन सा है तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। अगर उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया जाए तो एक जो ट्रायंगल है, जरा इसको ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल इसमें अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस मैंने आपको बताया था, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा इसमें क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो देखो ये 90 डिग्री है और आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये भी x है और ये भी x है, तो ये वैल्यू कितनी होगी √x² प्लस x² एंड दैट इज √2x। अब अगर ये थीटा ले लो तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। तो ये जो ट्रायंगल है वो 45 डिग्री की सारी वैल्यूज दे देगा। जैसे कि इसमें अगर हम sin 45 लिखें तो sin 45 डिग्री क्या होगा x/√2, सो x डिवाइडेड बाय √2x करेंगे तो ये 1/√2 हो जाता है। उसी तरीके से cos का भी वही हो जाएगा, cos 45 डिग्री की वैल्यू भी x/√2x ये हो जाता है 1/√2। तो ये आप रियलाइज कर सकते हैं कि पहला स्टैंडर्ड ट्रायंगल जो है वो ये है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है फॉर 45 डिग्री, ठीक है ना, ये 45 डिग्री के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रायंगल है। इसी प्रोसेस में जो अगला ट्रायंगल है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मान लो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो राइट एंगल नहीं है, फिर कैसे ये हमारी मदद करेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है,
लेकिन देखो इसको ध्यान से जरा, अगर हम यहाँ से ये 60 डिग्री होता है, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो अब ये x था, ये x था, ये x/2 हो गया, ठीक है ना। ये भी क्या हो गया, x/2, और ये ऊंचाई हम लोग अब निकाल सकते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल मिला, ये 60 मिला, ये 90 मिला, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ध्यान से देखो, अब इसकी जो h की ऊंचाई होगी, h की तरह हो जाएगा, बोलो बच्चों, √x² - x/2 का होल स्क्वायर। अगर ध्यान से करोगे तो ये हो जाएगा 3x²/4, यानी कि x √3/2, ठीक है ना। तो √3/2 x है, ये हमारे h की वैल्यू हो गई। और कहीं ना कहीं अब हम sin 60 cos 60 sin 30 cos 30 की वैल्यू बता सकते हैं। तो आप यहाँ से देख लीजिए sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो sin 30 की वैल्यू हो जाएगी x/2 डिवाइडेड बाय x, तो ये हो जाएगा 1/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू इसी तरीके से क्या हो जाएगी, तो h डिवाइडेड बाय x, ये हो जाएगा √3/2। तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। और इसी तरीके से cos का वैल्यू भी निकाल सकते हो और tan का वैल्यू भी निकाल सकते हो, सारी वैल्यू। ये दोनों जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल से डिफाइन होता है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल आप काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, तो इससे ये जो स्टैंडर्ड एंगल निकल के आ जाते हैं, ठीक है। साइन, अगर ये थीटा को घटाते जाए अगर इसको 0 कर दें, ध्यान से समझो कि अगर इस एंगल को हम घटाते घटाते थीटा को, अगर हम इस एंगल को घटाएंगे तो अल्टीट्यूड घटेगा, जब ये 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बेस कोइंसाइड कर जाएंगे और एंगल h की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर sin 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखो इसको याद कैसे रखा जाता है, 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4, 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 अंडर रूट, ठीक है ना। ये चीज बिल्कुल स्टैंडर्ड है, यही तरीका है याद करवाने का। और इसके बाद ये वैल्यू बन जाती है 0, ये बन जाती है 1/2, ये बन जाती है 1/√2, ये बन जाती है √3/2, और ये बन जाता है 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें उलट मामला है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ये /4 और अंडर रूट रहेगा तो ये 0 ही आएगा, /4 अंडर रूट में है तो ये 1/2 ही आएगा, और ये अंडर रूट 2/4 है तो ये 1/√2 ही आएगा, और ये 3/4 होल अंडर रूट है तो ये √3/2 ही आएगा, और ये 4/4 है अंडर रूट में है तो ये 1 ही आएगा। तो ये वैल्यू इस तरीके से याद रखी जाती है। और फिर इसका रेशियो अगर हम लेंगे तो ये क्या होगा, 0/1, ये 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। अगर हम इसमें वर्कआउट करें तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये अगर हम वर्कआउट करें तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये 1 हो जाएगा, और ये √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 अगर इसको करें तो ये √3 आ जाएगा, और ये 1 डिवाइडेड बाय 0 करें तो ये 10 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमें ध्यान में रखनी होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड ट्रायंगल से डिराइव्ड ये वैल्यू है। तो अब आपके पास इस बात का जवाब है कि हम इन्हीं वैल्यूज को क्यों रखते हैं, इन्हीं वैल्यूज को रखते हैं और इस तरीके से याद रखते हैं। और इसके अलावा भी वैल्यूज हैं, लेकिन ये वैल्यू जो है हम लोग 10वीं तक याद रखते हैं, ठीक है ना। इस वैल्यू को याद रखने के जो भी रूल्स हो, जो भी नियम हो, वो सब ठीक है, लेकिन आपको ये वैल्यूज याद तो होनी ही चाहिए किसी भी हालत। एक बार ये याद हो जाए तो फिर आप आसानी से इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो वैल्यू वाले हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें एक दो और ट्रायंगल्स की बात करते हैं जो कि स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, उनकी जरा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अब हमारे पास इस छोटे से ट्रायंगल, इस छोटे से टेबल को एक्सपांड करने की भी जरूरत पड़ती है अगर आगे की स्टडीज आप करते हैं तो उसी के प्रोसेस में हम लोग अगला ट्रायंगल भी देख सकते हैं। ये दो और ट्रायंगल्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी
रखनी होती है। ये थोड़ा सा आपका दायरा और बढ़ाएंगे, जैसे 3 4 5 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये आपको ऐड वैड करते हैं बहुत सारे कमर्शियल टीचिंग वाले, उसमें दिखाते हैं कि ये देखो स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये हो जाएगा। अब ये स्क्वायर करके ऐड करने से जो हमें ये ट्रायंगल मिलता है, इसमें ये एंगल करीब करीब 37 डिग्री है। आई एम नॉट टेलिंग एग्जैक्टली, ये करीब करीब 37 डिग्री है। और अगर ये करीब करीब 37 डिग्री है तो ये करीब करीब 53 डिग्री। और ये दूसरा ट्रिपलेट है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। ये जो है 22.5 डिग्री और 67.5 डिग्री की वैल्यू को वर्कआउट करता है। तो अगर हमें कहीं दिया हुआ है कि साइन ऑफ 37 डिग्री, तो यही होगा कॉस ऑफ 53 डिग्री, और इन दोनों की वैल्यू होगी 3/5, ठीक है ना। और उसी तरीके से कॉट ऑफ 53 डिग्री अगर हमें लिखना होगा तो कॉट ऑफ 53 डिग्री का मतलब ये बेस हो गया और ये हो गया, तो ये 3/5 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मतलब आप डेफिनेटली वैल्यू लिख सकते हैं। इसमें अगर हम tan ऑफ 22 डिग्री लिखें तो tan ऑफ 22 डिग्री क्या हो जाएगा, tan ऑफ 22.5 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट 5/12। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज हैं, ऑफ कोर्स मैं नहीं कर रहा हूँ कि बराबर है, लेकिन 30 45 60 और 0 90 वो सब एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, ठीक है ना। उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, यहाँ पे करीब करीब वैल्यूज हैं, ठीक है ना। ये ऑलरेडी कैलकुलेटर से कैलकुलेटेड वैल्यूज है, ठीक है ना, ऐसा समझो। तो कुछ ट्रायंगल जो स्टैंडर्ड हैं जिनमें एग्जैक्ट वैल्यू आती है, और ये जो है नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं इनमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी देख लें। वैल्यू कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि भाई अगर मान लो हमें दे दे कि फॉर एग्जांपल दे दे कि cot थीटा, if cot theta is 1/2, then find the value of sin theta। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, लेट अस सपोज हमारे सामने ये क्वेश्चन पोस्ट कर दिया गया, भाई अब ये दिया हुआ है तुम बताओ। तो देखो कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं कि आप फट से वैल्यू बता दोगे। cot थीटा 1/2 है, भाई sin थीटा की वैल्यू क्या होगी कैसे बताएं। तो इसको मैं कहूंगा कि आप ये मेथड अप्लाई करो कि एक ट्रायंगल बना लो फट से। ट्रायंगल में जाहिर सी बात है cot थीटा 1/2 है, तो ये अगर x लेंगे तो ये जो हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, और x को मारो गोली, इसको लिखो 1, ये हो जाएगा 2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये थीटा लिया गया है तो ये 1 है, ये 2 है, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर व्हिच इज इवेंचुअली √5। तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप फट से लिखेंगे sin थीटा इज 2/√5। वेरी गुड। लेकिन ये गलती करवा सकता है क्योंकि cot थीटा 1/2 तो दो जगह होता है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है। तो अगर आपने ये वैल्यू लिखा तो आपने आधा वैल्यू लिखा, अगर आपने ये लिख दिया कि sin थीटा इज देयरफॉर ±2/√5, तो ये जो है वो एग्जैक्ट आंसर हो गया। ये मेथड अप्लाई करके प्लस माइनस लगाना इसलिए जरूरी है कि जहां cot पॉजिटिव है वहां sin नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जहां वैल्यू बराबर, जैसे मान लो ये cot देता और tan की वैल्यू पूछता, तब आप उसमें माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि जहां tan पॉजिटिव है वहीं cot भी पॉजिटिव है, और इसलिए उसमें फिर आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। लेकिन sin cos अगर कुछ भी पूछे, इसी में अगर cos की बात करें तो cos थीटा की वैल्यू क्या बताओगे, cos थीटा इज 1/√5। ये ठीक है, आधा है, लेकिन अगर प्लस माइनस लगा दो तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस चीज को भी हमें समझते हुए चलना है, ठीक है ना। ये अगर कोई वैल्यू दे दे, फट से उसका ट्रायंगल बनाओ और झट से उसका आंसर लिख के एंड बी डन विद इट, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बच्चों, इसमें हमने कोशिश करी आपको ये समझाने की कि आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल जो स्टडीज आपने करी है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें आगे की जो हम लोग चीजें करेंगे उसके लिए। और ये जरूरी है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए कि अभी तक जो मैंने चीजें बताई हैं आपको वास्तव में 10वीं में इससे ज्यादा चीजें बताई होंगी। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बीच में बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, उनके प्रूफ पढ़ाए जाते हैं। मैंने आपको प्रूफ पढ़ाने की कोशिश नहीं करी क्योंकि वो फिर मैथमेटिक्स में आपको और डिटेल में पढ़ाई जाएगी। फिजिक्स में जो हमारी जरूरत है हम उसी को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कड़ी में मैं अगले क्लास में या अगले वीडियो में आप लोगों को
कंपाउंड एंगल के बारे में समझाऊंगा। कंपाउंड एंगल जो है वो कह सकते हैं कि एक सही मायने में 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी शुरुआत है, और वहां से फिर आपको काफी चीजें करने के लिए मिल सकती है या मिलती है। और एक बात और ध्यान रखिए कि चाहे क्लास जो भी हो, आप उससे सीखना आपका जरूरी है, तो सीखते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं इमीडिएटली इसके बाद पुट कर। थैंक यू।